हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और जीवन का पूरा आनंद ले रहे होंगे। बच्चों, आज हम अपना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इनसाइड अ कंटेनर। यानी अगर आप किसी कंटेनर के अंदर गैस को भर देते हैं तो उसकी वजह से कंटेनर के सरफेसेस पे क्या प्रेशर लगेगा, कितना प्रेशर लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 70 में से 5 नंबर का है। यानी 5 नंबर का वेटेज है इस चैप्टर का। और ये जो टॉपिक मैं कराने जा रहा हूँ आपको, इसका जो वेटेज है ये 3 नंबर से लेकर 5 नंबर तक है। यानी आप ऐसे समझ लें, कई कई बार तो सिर्फ ये टॉपिक ही आ जाता है पूरे चैप्टर से उठा के। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है हमारी तरफ से। बच्चों, आज के टॉपिक को फुल एंजॉय कीजिए और थोड़ा सा ये लेंदी रहने वाला, लेकिन हाँ पूरी डिटेलिंग होगी टॉपिक की। बच्चों, मैं हूं दीपक यादव, डायरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स में। बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अगर आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है कि कंटेनर के अंदर गैस भरे होने की वजह से प्रेशर कितना लगेगा, तो पहले ये सोचो कि प्रेशर लग क्यों रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है और कंटेनर के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और रेंडमली मूव करते हैं, तो सीधी सी बात है जब ये मॉलिक्यूल्स इतना ज़्यादा मूवमेंट करेंगे तो ये आपस में भी टकराएंगे और साथ साथ कंटेनर की जो वॉल है उससे भी टकराएंगे। तो जब ये कंटेनर की वॉल से टकराएंगे तो कंटेनर के सरफेस फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। आपको यकीन ना हो तो आप खुद अपनी दीवार से जाकर टकराना और देखना कि दीवार पे फोर्स लगी कि नहीं लगी, और आप पे फोर्स लगी कि नहीं लगी। तो दोनों पे फोर्स लगेगा। तो सीधा सा फंडा है कि अगर मुझे ये देखना है कि भाई गैस मॉलिक्यूल्स की वजह से कंटेनर की वॉल्स पे कितना प्रेशर लग रहा है, तो वो लग क्यों रहा है? क्योंकि मॉलिक्यूल जो है गैस के, वो कंटेनर की वॉल से टकरा रहे हैं। और जब ये टकराएंगे तो कंटेनर की वॉल पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं प्रेशर फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो पहले मुझे फोर्स देख लेना चाहिए कि कंटेनर की वॉल पे फोर्स कितना लग रहा है। अगर मैंने किसी भी एक वॉल पे लगने वाली फोर्स को निकाल दिया तो प्रेशर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर हमें फोर्स पता चल जाएगा तो प्रेशर तो अपने आप निकल के आ जाएगा। यानी अगर प्रेशर निकालना है तो पहले आप निकालिए फोर्स, कि जब ये मॉलिक्यूल दीवार से टकरा रहे हैं तो वो दीवार पे कितना फोर्स लगा रहे हैं। अब फोर्स कैसे निकलेगा, तो उसके लिए मैं फिर आपको बताऊंगा न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा गया था कि किसी भी बॉडी पे आप जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उस बॉडी के मोमेंटम में उतना ही तेजी से चेंज आएगा या उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा। तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी कह सकते हैं या फिर डी पी बाई डी टी भी कह सकते हैं। और मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला जो है वो भी आपको याद होगा, P इज इक्वल टू एम वी। तो आपको न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता था कि किसी भी बॉडी पे जितना फोर्स लगाओगे उस बॉडी का मोमेंटम उतना ही तेजी से चेंज करेगा। अब ऐसे समझो जैसे मेरे सामने एक बॉल रखी हुई है और मैंने उस बॉल पे किक किया, लात मारी, तो जितना तेज मैं लात मारूंगा बॉल उतना तेज भागेगी कि नहीं भागेगी, यानी उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब सोचो, जब आपने बॉल को किक किया होगा तो क्या बॉल के मास पर कोई फर्क पड़ा होगा? ऐसा तो नहीं 1 किलो की बॉल 1.5 किलो की हो गई लात मारते ही, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यानी मास जो है वो तो वैसे का वैसे ही रहने वाला है। हाँ, वेलोसिटी जरूर बढ़ जाएगी। तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ेगा, यानी एक तरह से कहा जाए तो मोमेंटम चेंज होगा। तो हमें क्या करना है, बेसिकली अगर फोर्स निकालना है तो हमें देखना था चेंज इन मोमेंटम, यानी मोमेंटम में कितना चेंज आया। तो हमें अगर फोर्स निकालना है तो उसके लिए हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है और कितने समय में चेंज आ रहा है। तो पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा चेंज इन मोमेंटम को। तो आप लोगों ने क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ लिया है और उसमें मैंने बताया था कि एक गैस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सभी के सभी इलास्टिक स्फीयर्स होते हैं। और अगर ये मॉलिक्यूल्स इलास्टिक स्फीयर हैं तो इलास्टिक स्फीयर से तो जब इनका कोलिजन होगा तो वो इलास्टिक कोलिजन होगा।
और इलास्टिक कोलिजन की आपको दो कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगी, जिसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक थी कि भाई इलास्टिक कोलिजन में कोई भी काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होता, और दूसरा मोमेंटम में भी कोई लॉस नहीं होता, यानी ना तो काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस होगा और ना ही मोमेंटम में कोई लॉस होगा। तो ये दो बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। तो अभी फिलहाल मैं बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ उसका, यानी बेस तैयार कर रहा हूँ। अभी मैं आपके साथ टॉपिक नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बेस तैयार कर रहा हूँ आपके लिए कि भाई ये सब चीज़ें आप समझ जाइए पहले, क्योंकि एक बार आपने ये समझ लिया तो फिर टॉपिक समझना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो इलास्टिक स्फीयर्स हैं, यानी यहाँ जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक कोलिजन होगा, और अगर इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम में कोई भी लॉस नहीं होगा, यानी कि जितना आपका इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम की वैल्यू में सच कोई चेंज नहीं आएगा, हाँ डायरेक्शन में जरूर चेंज हो जाएगा। अब सोचिए कि अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसे गया तो उसके मोमेंटम की डायरेक्शन कुछ और होगी, और जब टकरा के वो वापस आएगा तो उसके मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो बिल्कुल हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई जो आपको पता होनी चाहिए। एक बात आपको और पता होनी चाहिए, और वो ये है कि अगर कोई भी वेक्टर है, जैसे मान लें ए वेक्टर है, अब इस ए वेक्टर को अगर मुझे तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ना है, यानी एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो हम कैसे तोड़ते थे? तो मान लेते हैं कि ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये आपका जेड एक्सिस हो गया। तो अगर मुझे ए वेक्टर का इफेक्ट देखना है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो मैं क्या करता था, ए वेक्टर के हेड से एक प्रोजेक्शन डाल देता था, और यहां से ये जो लंबाई मिलती थी ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ए वेक्टर के इफेक्ट को बताती थी, यानी ए एक्स वेक्टर को बताती थी। सेम ऐसे ही अगर आपको ए वेक्टर का इफेक्ट वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखना है तो यहां से भी आप प्रोजेक्शन डाल देते थे, तो ये आपको ए वाई वेक्टर मिल जाता था। सेम ऐसे ही आपको जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी ए वेक्टर का इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, तो उसे हम लोग ए जेड वेक्टर कहेंगे। अब सोचो, क्योंकि इस वेक्टर को तोड़ने में मुझे ये तीनों मिले हैं, इसका मतलब इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा। तो यहाँ पे हमारा ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर प्लस ए जेड वैक्टर। ठीक है, अब ये जो ए एक्स वैक्टर है इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए एक्स आई कैप, यानी यहाँ पे ए एक्स वैक्टर का मोड इनटू में आई कैप, प्लस ए वाई वैक्टर का मोड जे कैप, प्लस ए जेड वैक्टर का मोड के कैप। ठीक है, तो यहाँ पे आई जे के जो हुआ करते थे ये बेसिकली डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते थे, कि भाई एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पॉजिटिव वाई कैप यूज कर लेते थे, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉजिटिव जेड जे कैप, और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉजिटिव के कैप। तो ये हमारा हुआ करता था फंडा। अब यहाँ पर जो एक लास्ट चीज आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका स्क्वायर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, कोफिशिएंट बोले तो आई का पड़ोसी, तो यहाँ आई का पड़ोसी कौन है, ए एक्स, तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास होनी चाहिए। सो बच्चों, अगर ये आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो वीडियो को पॉज कीजिए और पहले इन सबको लिख लीजिए, क्योंकि यही सब हमारे काम आने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों, जैसा मुझे पता था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से कि एक गैस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सभी के सभी आइडेंटिकल्स होते हैं। आइडेंटिकल होने का मतलब उन सबका शेप एक जैसा होगा, उनका साइज एक जैसा होगा, उन सबका मास भी एक जैसा ही होगा। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे स्मॉल m जो है वो प्रत्येक मॉलिक्यूल का मास है, और स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो वो मुझे यहाँ से पता चल रहा है। अब सोचो, अगर एक मॉलिक्यूल का मास मुझे पता है और मुझे यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये भी पता है, तो मैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकता हूँ। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना निकल के आ जाएगा आपका, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैं कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, और वो आ जा रहा है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इनटू में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हमने निकाल के रख लिया, ये आगे के लिए हमारे काम आएगा। अब हम बात करेंगे स्पीड की।
तो स्पीड क्या है? तो भाई गैस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखोगे तो सभी मॉलिक्यूल्स की कुछ कुछ वेलोसिटी होगी। तो मान लेता हूं मेरा जो पहला मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी c1 है, दूसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी c2 है, तीसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी c3 और ऐसे ही nth मॉलिक्यूल की वेलोसिटी cn है। अब यहाँ पे मैं हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ रहा हूं। तो लेट u1, v1 and w1 are the rectangular components of velocity of first molecule। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि हमारे जो पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी थी c1, उसके ये 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी इसको मैंने इन तीनों में तोड़ दिया। अब सोचो अगर इसे तोड़ने पे ये तीनों आते हैं तो इन तीनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो ये आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे c1 का स्क्वायर लिखूं तो c1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो u1 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर प्लस w1 का स्क्वायर। ये वही वाला खेल है जो आपने a वेक्टर लिख दिया था, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। तो जब आपको बोला गया था a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो आपने क्या किया था? स्क्वायर रूट ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब देखो a वेक्टर के मोड को आप सिंपली a भी लिख सकते हो। अब ये तो a है, तो अगर आप a स्क्वायर कर दोगे तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। तो ये वही चीज है। आपने क्या कहा कि पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को मैंने 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ दिया और उसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स थे वो u1, v1 और w1 है। तो यहां से अगर आप c1 का स्क्वायर करोगे तो यही आ जाएगा आपका u1 v1 प्लस u1 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर प्लस w1 का स्क्वायर। सेम ऐसे ही अगर आप सेकंड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ोगे तो उसके जो कंपोनेंट्स आएंगे वो आ जाएगा u2, v2, w2 और उसको करोगे मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालोगे तो आ जाएगा u2 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस w2 का स्क्वायर। तो ऐसे ही जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हम सभी की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो यह आ जाएगा u1 का स्क्वायर प्लस vn का स्क्वायर प्लस wn का स्क्वायर। तो ये मैंने सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी निकाल दी। अब मेरा खेल है मोमेंटम का, क्योंकि मैं फोर्स निकालना है तो पहले मोमेंटम में देखना पड़ेगा कितना चेंज आया, और चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए हमें इनिशियल मोमेंटम पता होना चाहिए और हमें फाइनल मोमेंटम भी पता होना चाहिए। तो हमारा जो इनिशियल मोमेंटम होगा फर्स्ट मॉलिक्यूल का अलोंग एक्स एक्सिस, तो फर्स्ट इनिशियल मोमेंटम देख रहा हूँ एक्स एक्सिस के अलोंग पहले मॉलिक्यूल का, तो वो कितना होगा? तो आप बताओ पहले मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी थी एक्स एक्सिस के अलोंग वो कितनी थी? u1। तो इसका मोमेंटम कितना आ जाएगा? mu1। तो ये तो हो गया आपका इनिशियल मोमेंटम। अब अगर मैं फाइनल मोमेंटम की बात कर दूं कि भाई एक्स एक्सिस के अलोंग फाइनल मोमेंटम क्या होगा पहले मॉलिक्यूल का, तो आपको मैंने पहले ही स्टार्टिंग में वीडियो के समझाया था कि भाई जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इलास्टिक स्फीयर्स हैं और इसलिए जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक कोलिजन होगा। तो इलास्टिक कोलिजन के केस में मोमेंटम में कोई लॉस नहीं होता, यानी जितना मोमेंटम शुरुआत में था उतना ही मोमेंटम अंत में भी होगा, यानी कोलिजन के बाद भी। तो कोलिजन के बाद का मोमेंटम भी यही होगा, बस अंतर डायरेक्शन का आ जाएगा। तो अगर डायरेक्शन का अंतर है और पहला वाला आपका पॉजिटिव है तो दूसरा वाला आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इनिशियल और फाइनल मोमेंटम आ गया। तो अब आप चाहो तो चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हो। सो नाउ चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल, तो वो कैसे निकलेगा? तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम था हमारा माइनस का mu1 और इनिशियल मोमेंटम था हमारा mu1। तो यहां से आ गया माइनस का 2mu1। तो ये मैंने चेंज इन मोमेंटम निकाल दिया एक्स एक्सिस के अलोंग फर्स्ट मॉलिक्यूल। तो ये मेरा चेंज इन मोमेंटम आ गया। अब मुझे टाइम इंटरवल की भी जरूरत है, ठीक है, क्योंकि भाई फोर्स कैसे निकलेगा? तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। अब हमें सोचना है कि पहले मॉलिक्यूल के मोमेंटम में चेंज होने में कितना समय लगा। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? तो आपको स्पीड वाला बेसिक फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या था? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे में स्पीड। अब सोचो कि डिस्टेंस का क्या करें? स्पीड तो चलो मुझे पता है पहले मॉलिक्यूल की एक्स एक्सिस के अलोंग u1 है, लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया?
तो उसके लिए हम यहाँ पर एक पॉइंट मानकर चलेंगे, और वो ये है कि जैसे मान लिया जाए ये जो कमरा है जिसमें मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये कमरा एक क्यूबिकल बॉडी है, यानी इसके हर एक साइड की लंबाई L है। तो यहाँ पे मैं क्या खेल खेलूंगा, क्योंकि मुझे पता है हर एक साइड की लंबाई L है, तो मैं बोलूंगा कि जो मेरा मॉलिक्यूल चल रहा है वो इस वाली दीवार से चला और यहां से आके इधर टकराया। तो सोचो अगर इस वाली दीवार से मॉलिक्यूल यहां आके टकरा रहा है इस वाली दीवार से, तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो L लेंथ जो इसकी लंबाई थी या इसके बीच का जो गैप था। अब यहां से गया तो L दूरी तय की, और जब वापस वहीं पहुंच गया तो फिर L दूरी तय कर ली, तो टोटल लेंथ इसने कितना कवर कर लिया, तो 2L। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि मेरा टोटल डिस्टेंस हो गया 2L। और एक्स एक्सिस के अलोंग पहला मॉलिक्यूल जिस स्पीड से ट्रेवल कर रहा था वो स्पीड हमने कितना मान रखा है, u1। तो हमारा स्पीड हो गया u1। तो ये मेरा चेंज इन मोमेंटम आ गया और ये मेरा टाइम इंटरवल हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम और टाइम इंटरवल दोनों आ गया तो फोर्स निकल जाएगा इजीली। तो अब हम फोर्स निकालते हैं। जब आप फोर्स निकालेंगे तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो फोर्स हम निकाल रहे हैं फोर्स निकल किस पे रहा है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जिस बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो मोमेंटम उसी बॉडी का चेंज होता है, यानी जिस पे फोर्स लगता है मोमेंटम उसी का चेंज होता है। जैसे यहाँ पे फुटबॉल रखी थी और मैंने जब उस पर लात मारा, तो जब मैंने लात मारा तो फोर्स किस पे लगी, फुटबॉल पे, और मोमेंटम किसका चेंज हुआ, फुटबॉल का। तो जिसका मोमेंटम चेंज होता है इसका मतलब फोर्स उसी पे लगा है। तो यहां पर जो मोमेंटम चेंज हो रहा है तो पहले मॉलिक्यूल का चेंज हो रहा है ना, तो इसका मतलब फोर्स भी पहले मॉलिक्यूल पे ही लगा है। तो यानी कि हम जो फोर्स निकालने जा रहे हैं वो मॉलिक्यूल पे लगने वाला फोर्स है, दीवार की वजह से। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि फोर्स exerted on first molecule along x-axis due to wall, यानी वॉल की वजह से पहले मॉलिक्यूल पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स लग रहा है वो कितना है। तो हम पहले मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लग रहा है उसे मैं एफ एक्स डैश से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। तो ये कितना फोर्स होगा, तो आपको पता है चेंज इन मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल अपॉन में टाइम इंटरवल। तो चेंज इन मोमेंटम हमारा कितना निकल के आया था पहले मॉलिक्यूल का, तो वो था -2m(u1), और हमारा टाइम इंटरवल कितना निकल के आया था, तो वो था 2l/u1। ठीक है, तो ये u1 हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और आपको पता है कि इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो -m और ये u1 पहले से था और एक u1 और चला गया ऊपर और बटे में l, तो ये आ गया -m(u1)² l। तो ये मेरा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पहले मॉलिक्यूल पे लगने वाला फोर्स आ गया। तो क्या मैं मॉलिक्यूल पे फोर्स निकालने बैठा था यहाँ, नहीं, मुझे तो दीवार पे फोर्स निकालना था, क्योंकि प्रेशर तो मुझे दीवार पे देखना है ना मैं कितना लग रहा है। तो अगर प्रेशर दीवार का निकालना है तो फोर्स भी दीवार का ही देखना पड़ेगा कि दीवार पे कितना फोर्स लग रहा है। तो यहां पर अब आपके काम आएगा न्यूटन का तीसरा नियम। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता था, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी मैं कह सकता हूं ना, एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी जो रिएक्शन होगा वो नेगेटिव ऑफ एक्शन होगा। तो यहां पे जो एक्शन है वो ये है, मॉलिक्यूल दीवार से टकराए ये एक्शन हो गया, और दीवार पे फोर्स लगा तो ये रिएक्शन हो गया। तो अब हमें अगर चेक करना है कि दीवार पर कितना फोर्स लगा, तो देयरफॉर फोर्स exerted on wall due to first molecule is, तो वो हो जाएगा आपका fx1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ fx1 डैश। सो बात समझ रहे हैं, यहां पर जो दीवार पे फोर्स लगेगा वो बिल्कुल उतना ही होगा जितना मॉलिक्यूल पे फोर्स लगा था, बस दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए एक माइनस का साइन लगा दिया। अब सोचो आपका fx1 डैश कितना निकल गया था, ये था, तो यहां से आपको fx1 मिल जाएगा। तो fx1 इज इक्वल टू
माइनस का एफ एक्स वन डैश, तो माइनस का साइन लगा दिया और एफ एक्स वन डैश की वैल्यू थी हमारी माइनस का एम यू वन का स्क्वायर बटे में एल, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का एम यू वन का स्क्वायर बटे में एल। तो ये हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स निकाल दिया पहले मॉलिक्यूल की वजह से, यानी मुझे समझ में आ गया कि दीवार पर पहले मॉलिक्यूल की वजह से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स लगेगा वो इतना होगा। तो ये पहले मॉलिक्यूल की वजह से फोर्स निकल गया। तो जैसे एक मॉलिक्यूल की वजह से फोर्स लगा है वैसे सबकी वजह से लगेगा। तो इस तरह से मैं बाकी मॉलिक्यूल्स की वजह से फोर्स निकाल दूंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी यहाँ लिखवाया गया उसे नोट डाउन कर लीजिए एंड देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पहले मॉलिक्यूल की वजह से फोर्स निकाला वैसे बाकी वजह से भी निकल जाएगा। तो अगर मुझे देखना है कि सेकंड मॉलिक्यूल की वजह से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना फोर्स लग रहा है दीवार पे, तो भाई पहले मॉलिक्यूल के लिए आपका स्पीड u1 था, तो दूसरे वाले मॉलिक्यूल के लिए स्पीड कितना हो जाएगा u2, तो m u2 का स्क्वायर बाय l। ऐसे ही आप तीसरे मॉलिक्यूल की वजह से भी निकाल सकते हो, तो वो आ जाएगा m u3 का स्क्वायर बटे में l। तो इस तरह से हम सभी मॉलिक्यूल्स की वजह से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स लग रहा होगा वो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैंने सभी मॉलिक्यूल्स की वजह से फोर्स निकाल दिया। अब आपको पता होगा कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर्स के अंदर अगर आपको एडिशन करना है तो वहां लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगता है, और वहां पे फॉर्मूला कौन सा काम करता था, तो आर इजिकल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन भाई ये फॉर्मूला तब काम करता था जब दोनों वेक्टर्स के बीच कुछ एंगल हो। अगर कोई एंगल ना हो तो बहुत सिंपल कहानी है, सिंपल ऐड कर दो आप। यानी आप देखिए यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स की वजह से मैं फोर्स देख रहा हूँ दीवार पे, सभी के सभी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, यानी सभी फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है। तो अगर सभी वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे अपने को टेंशन नहीं लेना है, सिंपल एडिशन कर दो तो हमें टोटल फोर्स मिल जाएगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। और मैं सिंपल एडिशन क्यों कर रहा हूँ, तो भाई सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन नहीं है तो सिंपली एडअप हो जाएंगे। तो हमारा जो टोटल फोर्स आएगा वॉल पर, तो टोटल फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू मॉलिक्यूल्स along x एक्सिस इज, तो x एक्सिस के अलॉन्ग सभी मॉलिक्यूल्स की वजह से जो टोटल फोर्स आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो भाई पहले मॉलिक्यूल की वजह से फोर्स जो लग रहा था वो, दूसरे की वजह से जो था वो, ऐसे ही सबकी वजह से जो था वो सबको जोड़ दो। ठीक है, तो fx1 कितना आ गया हमारा, तो वो है हमारा m u1 का स्क्वायर बाय l। fx2 कितना है हमारा, तो m u2 का स्क्वायर बाय l प्लस में डॉट 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 m un का स्क्वायर बटे में l। तो ये हमने टोटल फोर्स निकाल दिया। अब आप देखेंगे कि तो यहाँ m बाय l सब में दिख रहा है, तो m बाय l को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर हम m बाय l को कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस अप टू un का स्क्वायर। तो ये मेरा x एक्सिस के अलॉन्ग लगने वाला टोटल फोर्स आ गया। अब सोचो अगर x एक्सिस के अलॉन्ग कितना फोर्स लग रहा है ये आपको पता चल जाए तो क्या x एक्सिस के अलॉन्ग प्रेशर कितना लग रहा है ये नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकलेगा। तो प्रेशर कितना लगेगा x एक्सिस के अलॉन्ग, तो हमें पता है प्रेशर क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया। तो पूरे फोर्स को पूरे एरिया से डिवाइड कर दो, तो फोर्स तो x एक्सिस के अलॉन्ग कितना लग रहा था वो तो मुझे पहले से पता चल चुका है। तो m बाय l u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस अप टू un का स्क्वायर। और रही बात एरिया की, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमारा जो बॉडी कंसीडर कर रहे हैं वो क्यूबिकल बॉडी है। तो क्यूबिकल बॉडी के हर एक साइड की लंबाई बराबर होती है। अब सोचो अगर हर एक साइड की लंबाई बराबर है और आपको किसी भी एक फेस का एरिया निकालना, तो क्या करोगे, l इंटू एल। तो यहाँ पे एरिया आ जाएगा आपका l स्क्वायर, तो ये l है और ये l स्क्वायर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो m बटे में l क्यूब आ जाएगा, और ये हो जाएगा u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस अप टू un का स्क्वायर। अब देखिए ये आ गया प्रेशर। तो जैसे प्रेशर x एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा होगा उतना ही प्रेशर y एक्सिस के अलॉन्ग भी लगेगा, सेम वैसे ही z एक्सिस के अलॉन्ग भी प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं y एक्सिस के अलॉन्ग देखना चाहता हूँ कितना प्रेशर है, तो वो हो जाएगा m बाय l क्यूब। और आपको पता है x एक्सिस के अलॉन्ग जो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी थी वो u1 u2 u3 थी, और y एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटीज थी वो क्या थी, तो v1, v2, v3, vn। आप चाहें तो जाके देख भी सकते हैं।
तो वी1 का स्क्वायर प्लस वी2 का स्क्वायर प्लस अप टू वीएन का स्क्वायर। सेम ऐसे ही जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो प्रेशर है वो भी निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा m बटे में एल क्यूब और ये आ जाएगा W1 का स्क्वायर प्लस W2 का स्क्वायर प्लस अप टू WN का स्क्वायर। तो इस तरीके से मैंने तीनों एक्सिस के अलॉन्ग लगने वाले प्रेशर को निकाल दिया। अब आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक और पॉइंट याद होना चाहिए, और वो पॉइंट क्या है कि नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, यानी गैस मॉलिक्यूल्स के बीच कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, यानी कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा, यानी सारे मॉलिक्यूल्स आजाद हैं, वो किधर भी घूम सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत का कंसेप्ट है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। सब आवारा हैं, जिधर चाह रहे हैं उधर घूम रहे हैं। तो सोचो अगर सब आवारा हैं तो यानी यहाँ पे कोई प्रिफर्ड डायरेक्शन तो है नहीं कि भाई सबको इसी डायरेक्शन में जाना है कि सबको उसी डायरेक्शन में जाना है, यानी हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, इसलिए कोलिजन की जो प्रोबेबिलिटी है वो तीनों तरफ बराबर, यानी जितने मॉलिक्यूल्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टकराएंगे लगभग उतना ही वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी टकराएंगे और उतना ही जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी टकराएंगे। और कंटेनर की वॉल पे जो प्रेशर लगता था ये मॉलिक्यूल्स के टकराने की वजह से तो लगता था, तो अगर ये मॉलिक्यूल सभी डायरेक्शन में बराबर प्रोबेबिलिटी के साथ टकरा सकते हैं तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा होगा तीनों एक्सिस के अलॉन्ग वो भी सेम ही होगा, यानी कि हम क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे एज देयर इज नो प्रिफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन, देयर इज नो प्रिफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि यहां पे कोई भी प्रिफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं है, इसलिए प्रेशर जितना एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगेगा उतना ही वाई एक्सिस के अलॉन्ग लगेगा और उतना ही जेड एक्सिस के अलॉन्ग लगेगा, यानी तीनों ही डायरेक्शन में प्रेशर बराबर होगा। तो अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो भाई कुछ तो वैल्यू होगी, या ये कह लो किसी के तो बराबर होंगे, तो मान लेता हूं P के बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे Px प्लस Py प्लस Pz लिखता हूं तो भाई Px भी आपका P के ही बराबर था, Py भी P के बराबर था और Pz भी P के बराबर था, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि Px प्लस Py प्लस Pz इज इक्वल टू 3P, ठीक है। तो यहां से अगर आपको P निकालना है तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/3 ऑफ Px प्लस Py प्लस Pz, तो बस काम खत्म हो चुका है आपका, आपके पास Px Py Pz तीनों ही है, तो जस्ट ये तीनों वैल्यूज यहाँ पुट करो, सॉल्व करो, टोटल प्रेशर अपने आप निकल के आ जाएगा आपका। तो बच्चों वो मैं निकाल के दूंगा, अभी वीडियो से बाहर नहीं जाना आपको, ठीक है, वीडियो प्रॉपर देखो बढ़िया से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट डाउन कीजिए, अपने नोट्स बनाइए एंड देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों टोटल प्रेशर हमें जो निकालना था तो P इक्वल टू क्या हो गया था, 1/3 ऑफ Px प्लस Py प्लस Pz। तो Px की वैल्यू कितनी है हमारी, तो Px की वैल्यू है m/l³ और यहाँ आ गया आपका u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस अप टू un का स्क्वायर, ठीक है। और Py कितना है हमारा, तो m/l³ और यहाँ पे आ जाएगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस अप टू vn का स्क्वायर, ठीक है। सेम ऐसे ही आपका Pz भी आ जाएगा, तो Pz क्या आएगा हमारा, तो Pz आ जाएगा 1/3 ऑफ Pz इज इक्वल टू m बटे में l³ और यहाँ पे uv की जगह w आ जाएगा, तो w1 का स्क्वायर प्लस w2 का स्क्वायर प्लस अप टू wn का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ भी m/l³ है, यहाँ भी m/l³ है और यहाँ भी m/l³ है, तो m/l³ कॉमन आ जाएगा, तो 1/3 ऑफ m/l³ को भी मैंने बाहर ही निकाल दिया, तो ये आ गया u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस अप टू un का स्क्वायर प्लस में v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस अप टू vn का स्क्वायर एंड प्लस में w1 का स्क्वायर प्लस में w2 का स्क्वायर प्लस अप टू wn का स्क्वायर, ये आ गया मेरे बच्चों। तो अब देखो, अब हम यहाँ पे करेंगे पेयरिंग, ये हमने लिखा u1 का स्क्वायर, v1 का स्क्वायर और w1 का स्क्वायर, तो इन तीनों को हम एक साथ लिख लें। अच्छा एक चीज और देखिए, ये जो l³ है तो किसी भी क्यूबिकल बॉडी के अगर साइड का क्यूब कर दोगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा,
तो यहाँ पे m बटे में v कर दे रहा हूँ मैं, और u1 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर और प्लस w1 का स्क्वायर, ये तीनों का पेयर मैंने एक साथ कर दिया। और क्यों कर दिया, तो आधे बच्चे इस बात को समझ भी गए होंगे कि भाई ये जो पूरा ही c1 के स्क्वायर के बराबर था। सेम ऐसे ही मैं इधर भी पेयरिंग कर दूंगा, तो u2 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस अप टू u2 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस w2 का स्क्वायर। सेम ऐसे ही यहाँ आ जाएगा un का स्क्वायर प्लस vn का स्क्वायर प्लस wn का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों अब देखो, अब ये u1 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर प्लस w1 का स्क्वायर किसके बराबर था, तो c1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं c1 का स्क्वायर लिख दूं। सेम ऐसे ही u2 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस w2 का स्क्वायर किसके बराबर था, तो c2 का स्क्वायर प्लस अप टू cn का स्क्वायर। तो यहाँ पर सभी मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटी के स्पीड का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे मैंने काम किया, मैंने कहा कि काम करते हैं, ऊपर भी n का मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं और इधर नीचे भी करा देते हैं, यानी c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर प्लस cn का स्क्वायर और बटे में n कर दिया। अब देखो ऊपर भी n और नीचे भी n, तो ये n से n कट जाएगा ना, यानी ओवरऑल इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने से हमें दो फायदे हुए। पहला, तो मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल को जब हमने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई किया था तो हमारा टोटल मास निकल के आया था, जो कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। तो ये हो गया टोटल मास और बटे में टोटल वॉल्यूम। और यहाँ पे देखो हर एक मॉलिक्यूल के स्पीड के स्क्वायर का मीन हो रहा है, और आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड का कंसेप्ट याद होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या समझाया था आपको कि आपको उल्टा चलना है। तो यानी हमें यहाँ क्या करना है, स्पीड के स्क्वायर के मीन का रूट निकालना है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और सबकी स्पीड क्या क्या है, तो पहले मॉलिक्यूल की स्पीड c1 है, दूसरे मॉलिक्यूल की स्पीड c2 है, तीसरे मॉलिक्यूल की स्पीड c3 और ऐसे nth मॉलिक्यूल की स्पीड cn है। और मुझसे कहा जा रहा है कि यहाँ रूट मीन स्क्वायर स्पीड बताओ इसका क्या होगा। तो अगर मुझे यहाँ पे रूट मीन स्पीड स्क्वायर देखना है, CRMS देखना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, सभी के स्पीड का स्क्वायर करना चाहिए और फिर उसका मीन ले लेना चाहिए। तो सभी के स्पीड के स्क्वायर का मीन यानी उसका एवरेज, तो स्पीड के स्क्वायर का एवरेज कैसे निकलेगा, तो c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर प्लस अप टू cn का स्क्वायर और बटे में n। यही तो तरीका था एवरेज निकालने का कि भाई जितने सबको जोड़ दो और बटे में n कर दो। तो ये अभी जो आपने किया है ये स्पीड के स्क्वायर के मीन किया है, अब ये रूट रह गया है। तो अभी हमने क्या करना है, इसके ऊपर अगर एक रूट और लगा देंगे तो ये बन जाएगा आपका रूट मीन स्क्वायर स्पीड। सो बात समझ में आता है, तो ये हमारा रूट मीन स्क्वायर स्पीड हो गया। अब इसके बाद अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो CRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर प्लस अप टू cn का स्क्वायर और बटे में n। तो जरा ध्यान से देखना, क्या यही चीज यहाँ लिखी हुई है, बिल्कुल यही सेम टू सेम चीज लिखी हुई है, बिल्कुल फोटोकॉपी कर दी है यहाँ पे उठा के। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, CRMS का स्क्वायर। सो बात क्लियर है। अब आपको पता है कि टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो ये आ जाएगा 1/3 ऑफ रो इनटू में CRMS का स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल प्रेशर निकल के आ गया और यही हमारा फाइनल फॉर्मूला है। तो ये हमने किया प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इनसाइड अ कंटेनर। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक थोड़ा सा लेंदी था, क्योंकि मैंने कोशिश की कि आपको प्रॉपर वे में चीज़ों को समझा सको, कोई शॉर्टकट नहीं लिया गया, बहुत तसल्ली से समझाया गया आपको। सो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। और ये चीज़ याद रखना कि इस चैनल पे हम अभी फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ CBSE को डील कर रहे हैं, यानी सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स को। ना हमें कोई आपको नीट की तैयारी करानी, ना हमें कोई JEE की तैयारी करानी है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मकसद है कि आप 11th अच्छे से पास करके 12th में चले जाओ। सो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और तो मैं आपसे क्या ही कह सकता हूँ, ठीक है बच्चों। सो बाय, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।